हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला कहते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण की। इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर कोई बाह्य बल किसी ठोस के ऊपर कार्यरत होता है तो उस वस्तु के अंदर विकृति उत्पन्न होती है, और जो उत्पन्न हुई विकृति बल हटा लेने के बाद वापस है रीगेन कैसे हो जाती है, इसी की हम डिस्कशन कर रहे थे इस चैप्टर के अंदर। अब इसी सिलसिले में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यास्था को प्रभावित करने वाले कारक और प्रत्यास्था के अनुप्रयोग को। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसे यूटिलाइजेशन है हमारे नॉर्मल जिंदगी में जिसके लिए हम ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे थे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारे प्रभावित करने वाले कारकों के साथ। तो ये सेगमेंट जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर आप IIT JEE नीट या CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की एंड हम डिस्कस करते हैं प्रभावित करने वाले कारकों को। तो एक्चुअली ये पूरा प्रत्यास्था का जो गुण है ये किसी ठोस का गुण है। और कैसा गुण है भाई? तो इसके अंतर्गत अगर मैंने किसी ठोस पर बाह्य बल आरोपित किया तो उनके अणुओं के बीच में जो पहले से बॉन्ड लेंथ था वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और हमारे द्वारा लगाया गया बल उसके अंदर विकृति उत्पन्न कर देगी, मतलब उसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर मैंने अपना फोर्स हटा लिया तो वापस से वो अपने आप को रीगेन कर लेगा, यानी वापस से अपने पुनरावस्था में आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रत्यास्था। इसी को कहते हैं हम भाई प्रत्यास्था, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, कि हमारे द्वारा लगाया गया बल, जिसको अब हम नाम कर सकते हैं कि हमारे द्वारा लगाया गया विरूपक बल, किसी वस्तु के अंदर उसके रूप में परिवर्तन कर देता है। रूप मतलब उसके लेंथ में चेंज कर देगा, उसके वॉल्यूम में चेंज कर सकता है, या उसके शेप में चेंज कर देगा। और जैसे ही हमने बल हटाया वापस से वह वस्तु अपनी पुनरावस्था में आ जाती है। यही प्रॉपर्टी है हमारी प्रत्यास्था की। तो प्रत्यास्था किन किन कारकों से प्रभावित हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं जो इसको, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि भाई सामान्यतः ताप बढ़ाने पर वस्तु की प्रत्यास्था कम हो जाती है, किंतु इनवार मिश्र धातु की प्रत्यास्था ताप से अप्रभावित होती है। मतलब जनरली जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो प्रत्यास्था होती है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ पहले के कंपैरिजन में ज्यादा दूर हो जाती है। भाई तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। अणुओं के बीच की अगर दूरी बढ़ती है तो अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो एक तरीके से अस्पर्शी बल है। और अस्पर्शी बल के लिए हमने हमेशा से डिस्कस किया है कि फोर्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अस्पर्शी बल में फिक्स मामला है, फोर्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब पहले मान लीजिए कि दो परमाणु यहां पर थे, आपने इनको हीट प्रोड्यूस किया, हीट देने की वजह से अब ये इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ गई। तो दोनों के बीच में पहले ये D1 डिस्टेंस था, अब यहां पर D2 डिस्टेंस हो गया। तो यहां पे लगने वाला इनका फोर्स F1 और यहां पर लगने वाला इनका फोर्स F2, तो आप कहेंगे F1 इज ग्रेटर देन F2। पहली स्थिति में ये ज्यादा शक्तिशाली बल आरोपित कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, ज्यादा तन्यता का अनुभव कराएंगे, क्योंकि अब अगर इसके ऊपर आप कोई बल लगाते हैं, कोई विरूपक बल, तो एटलीस्ट अभी यहां तक तो ये सहन करके जाएगा। लेकिन अगर आपने हीट देकर के पहले ही उसको क्या कर दिया भाई, उसकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा दी, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ को पहले से ही बढ़ा करके रखा है तो अब इसके बाद वो टूटने जाने वाला है। और ज्यादा इसके ऊपर अगर मैंने फोर्स लगाया, इसके ऊपर ज्यादा बाह्य बल लगाया, तो ये अब टूट जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रत्यास्था को दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि मेरे द्वारा लगाए गए बल का वो विरोध कितना ज्यादा कर पा रहा है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि मेरे द्वारा लगाया गया बाह्य बल को कितना सहन कर पा रहा है। ज्यादा बल को सहन कर रहा है, मतलब ऐसा भी तो कह सकते हो कि ज्यादा बल का विरोध कर पा रहा है। तो चलिए समझते हैं इसको कि भाई समांतर ताप बढ़ाने पर वस्तु की प्रत्यास्था क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो इनवार मिश्र धातु है इसकी प्रत्यास्था ताप से अप्रभावित रहती है, इसको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार तापानुशीलन, ठीक है, करने पर पदार्थ की प्रत्यास्था घट जाती है,
क्योंकि इस प्रक्रिया में बड़े क्रिस्टल बनने के कारण इनकी सुघट्यता बढ़ जाती है, मतलब ये भंगुरता बढ़ने की कंडीशन है, वो भंगुर होने जा रहे हैं, ब्रिटल होने जा रहे हैं। कब भाई? जब हम उसको एनियलिंग प्रोसेस के थ्रू लेकर के आते हैं। एनियलिंग प्रोसेस क्या होती है? तो एनियलिंग प्रोसेस में हम काम करते हैं, किसी पदार्थ को, एलिमेंट को, मान लीजिए लोहा है, लोहा को हमने क्या किया? गर्म किया, एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड ले जाकर के उसको गर्म करते हैं। उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड ले जाकर के गर्म करने के बाद उसको हम हमारे हिसाब से ठंडा करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, उसमें जो क्रिस्टल जो होते हैं वो बड़े बड़े क्रिस्टल बनने लगते हैं। अब बड़े क्रिस्टल्स अगर फॉर्म होंगे तो भैया वो सुघट्टे हो जाएगा, मतलब वो भंगुर होने की तरफ बढ़ रहा है, वो जल्दी से टूटने की तरफ बढ़ रहा है। तो जल्दी से टूटेगा, इसका मतलब अब प्रत्यास्थ कम रहा। ठीक है, तो ये तापानुशीलन प्रोसेस से हम अल्टीमेटली उसकी प्रत्यास्थता को कम कर सकते हैं, भंगुरता को उसमें बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट, पदार्थ को पीटने पर उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। अगर पदार्थ को पीट रहे हैं, पीटने की वजह से क्या होता है भाई? तो जो काम अभी तापानुशीलन में हो रहा था कि छोटे छोटे जो उसके क्रिस्टल्स थे वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स का रूप लेकर के भंगुर हो रहे थे, अब मैं कहता हूं कि वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स छोटे छोटे रूप में आ रहे हैं। अगर पीटने पर क्या होता है भाई? तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे तो उसमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और इस कारण से वो ज्यादा प्रत्यास्थ हो जाएगा। तो कहते हैं कि पदार्थ को पीटने पर उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से क्रिस्टल कण छोटी इकाइयों में विभक्त हो जाता है। क्या हो रहा है? क्रिस्टल का जो कण है वो छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि अगर हम पीटेंगे तो उसमें प्रत्यास्थता बढ़ेगी। इसी प्रकार किसी पदार्थ में अधिक प्रत्यास्थता वाली अशुद्धि मिलाने पर भी उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ ज्यादा प्रत्यास्थ नहीं है तो उसमें क्या करते हैं, हम अशुद्धि मिला देते हैं। अशुद्धि अगर मिलाएंगे, वो भी कैसी अशुद्धि? तो ऐसी अशुद्धि मिलाइए जिसकी प्रत्यास्थता ज्यादा हो, जो ज्यादा प्रत्यास्थ हो। तो ज्यादा प्रत्यास्थ को अगर इसके अंदर में मिलाएंगे तो भैया ये पदार्थ भी कैसा हो जाएगा? प्रत्यास्थ हो जाएगा, इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाएगी। होता क्या अशुद्धि मिलाने पे? तो देखिए, अशुद्धि मिलाने का मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं है, बेसिकली एक तरीके से कहें। हम अणुओं के बीच में जरा देखते हैं क्या गेम हो रहा है। पहले मान लीजिए ये आयरन है, आयरन के अणु इतने दूरी पर थे, अभी भी ये आयरन के अणु इतने ही दूरी पर हैं, लेकिन इसके बीच में हमने क्या काम किया? तो हमने कहा कि भैया इसको कार्बन से ट्रीट कर दो। रीजन क्या है कि लोहा उतना ज्यादा तन्य, लोहा जो है उतना ज्यादा प्रत्यास्थ नहीं है, तो एक काम करो, इसकी प्रत्यास्थता और बढ़ाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हमने कहा कि इसको कार्बन से ट्रीट करो, तो कार्बन ये इनके बीचों बीच आकर के रुक गया। अब ये देखिए, ये कार्बन है, ये आयरन का अणु है, ये भी आयरन का अणु है। अब क्या होने वाला है? ये कार्बन का जो अणु बीच में आ गया, इसने क्या किया? तो जो यहां पर इतनी दूर d डिस्टेंस ये थी, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मैं कह ही रहा हूं। अब ये पूरी डिस्टेंस, सपोज दैट मैं कहता हूं d/2 और d/2 में बट गया, तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स हो गया वो कितने पार्ट में हो गया भाई? तो F प्रोपोर्शनल टू d² था, तो ये कितना हो जाएगा? 4/d²। आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1/d², अब d की जगह d/2 का स्क्वायर, तो F प्रोपोर्शनल टू 2 2 4/d²। इन दोनों रिलेशंस को देखिए, ये 4 टाइम्स है, ये अकेला 1/d², ये 4 गुना दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया? इसमें बढ़ गई ना, इसकी प्रत्यास्थता क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो इसमें अगर अशुद्धियां मिला देते हैं तो इनके बीचों बीच आकर के रुकेगा और अल्टीमेटली क्या कर देगा भाई? तो अल्टीमेटली ये करेगा बॉन्ड लेंथ को छोटा। बॉन्ड लेंथ जहां भी छोटा होगा वहां पर सीधे सीधे फोर्सेस बढ़ जाएंगे। यहां पर पीटने से क्या हो रहा था? तो क्रिस्टल के छोटे छोटे कण बन रहे थे, छोटे कण बन रहे थे, मतलब बॉन्ड लेंथ को क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। बॉन्ड लेंथ जैसे ही कम होगा तो मतलब यहां पर जाकर के बढ़ जाएगी हमारी प्रत्यास्थता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी यूटिलाइजेशन की, इसके अनुप्रयोग के। अनुप्रयोग काफी इंपॉर्टेंट है भाई, और यहां से हमें समझ में आएगा कि भैया प्रत्यास्थता की यूटिलिटी कितनी ज्यादा है। ये जो पूरा चैप्टर पढ़ा, हमने सॉलिड्स की बात करी, उसके संदर्भ में अब आपको समझ में आएगा कि भैया क्यों हम कहीं पर जैसे आपको एकदम नॉर्मल सी बात बोलता हूं, तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, घर पे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा हो, तो समटाइम्स आपने देखा होगा गोल पाइप यूज करते हैं,
कुछ समय देखेंगे वो चौकोर पाइप यूज होता है, किसी चीज को बनाने के लिए है ना वो एंगल वाला पाइप यूज होता है, सिर्फ ऐसा एंगल होता है, बाकी ऐसा कंप्लीट नहीं होता। कुछ जगहों पे देखेंगे तो रॉड यूज होता है, कुछ जगहों पे भरा पाइप यूज होता है, कहीं पे पतला पाइप यूज होता है, कहीं पे मोटा पाइप यूज होता है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा भाई? एक ही तरीके की चीजें से काम क्यों नहीं कर सकते, है ना? अगर हमें है ना वो टीन शेड के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें मैं पाइप क्यों यूज करूंगा? उसकी जगह पे मैं अगर चाहता तो मैं जो रॉड होता है, जो भरा हुआ लोहा जो होता है, जिसको हम पाइलिंग्स के लिए पिलर्स में के अंदर में हम देते हैं कंक्रीट के साथ में, वो वाले लोहे को क्यों नहीं हम लगाते हैं? आखिर क्या डिफरेंस आ जाएगा भाई? उसको लगा करके हम एक है ना चादर का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो भाई पॉइंट ये है कि यहां पर हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके के फोर्सेस को शेयर करना होता है। जो बल, जो बाह्य बल लगाया जाएगा वो अलग अलग तरीके का होता है। अब उन बलों को सहन करने के लिए उस बल को मैं ऐसा कहूं कि भैया क्या करना पड़ेगा? विरोध करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे उस तरीके की कुछ ना कुछ मटेरियल्स चाहिए जो कि उतनी प्रत्यास्थ हो। जैसे आपके सीलिंग को बनाते समय, छत बनाते समय जब कंक्रीट के साथ में मिक्स करके, है ना, रेत, सीमेंट और कंक्रीट, इन तीनों को मिक्स करके जब हम लगाते हैं तो उसके बीच में सरिये लगाए जाते हैं, छड़, लोहे की पतली पतली छड़ें लगाई जाती, उनका डायमेंशन फिक्स होता है। जैसे आप देखते हैं कोई हेवी बिल्डिंग बनी है, कोई भारी बिल्डिंग बनी है, तो उसमें बहुत ही मोटे मोटे से छड़ यूज होते हैं। और अगर नॉर्मली हम देखते हैं हमारे घरों में जब इस्तेमाल करने के लिए बहुत सिंपल सा अगर कुछ हम बनाना चाहते हैं तो उसमें हम उतनी हेवी क्वालिटी यूटिलाइज नहीं करते। तो पॉइंट क्या है? आखिर क्यों कहीं पे भारी भारी लोहा लगा रहे हैं? क्योंकि भारी लोहा लगाएंगे तो अल्टीमेटली छत की भार तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके एवज में एक और पॉइंट है कि उसी की वजह से वो पूरा लोड शेयर कर पाता है, और जिसकी वजह से आप उसके नीचे एक फ्री स्पेस बनाते हैं, खुली जगह बनाते हैं, और वो गिरता नहीं है। मतलब दीवार से दीवार कनेक्टेड होगा, सीलिंग के जो रॉड्स होंगे वो बीम से बीम पर कनेक्टेड होंगे, बीच में तो ओपन स्पेस होता है ना, जिस फ्री स्पेस में हम रहते हैं। तो ऐसा होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ चीजें तो चल रही हैं, कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। आइए जरा हम समझते हैं इसी तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं क्या कि दैनिक जीवन में हम कई पदार्थों का उपयोग करते हैं। कैसे कई पदार्थ? इन पदार्थों का उपयोग में लाते समय हम उनकी प्रत्यास्थता को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण करते हैं। नीचे प्रत्यास्थता के कुछ अनुप्रयोग दिए जा रहे हैं, क्या क्या यूटिलाइज करते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि एक भारी बोझ को उठाने के लिए क्रेनों का उपयोग किया जाता है। इन क्रेनों में धातु की बनी मजबूत रस्सियां होती हैं। इन रस्सियों के पदार्थ का चुनाव तथा मोटाई का निर्धारण प्रत्यास्थता के आधार पर किया जाता है। भाई क्रेन जो होता है वो मोटी रस्सियों के सहारे उसका वो लीवर चलता है जिससे किसी चीज को उठा पाता है। अब बारी एक और चीज की आती है, जब वो मोटी रस्सियों को देखेंगे तो वो मेटल की बनी है रस्सियां, अल्टीमेटली वो मेटेलिक रस्सियां जो बनती हैं, हम उन रस्सियों की जगह ऐसे सीधे सीधे ऐसा लोहा यूज कर लेते हैं, इतना मोटा सा। उसके बजाय आपने क्या देखा होगा? आपने ऐसा देखा होगा, मैं इसमें बनाता हूं। उन रस्सियों को देखेंगे तो ऐसे बारीक बारीक सी बहुत सारी पतली पतली ऐसी रस्सियों से उसमें क्या किया गया होगा भाई? तो लपेट करके बनाई जाती है। पतली पतली रस्सियां ऐसे एक दूसरे से लपेट लपेट करके ऐसी बनाई जाती। ऐसा क्यों किया? डायरेक्टली ऐसा ही रख लेते हैं ना, लोहा तो उतना ही प्रयोग में आ रहा है। तो ऐसा करने की वजह से जब हम पतली पतली रस्सियों का प्रयोग करते हैं तो हम उसकी प्रत्यास्थता को बढ़ा रहे होते हैं। ऐसा सिंगल रॉड अगर हम बनाएंगे तो इसमें उतना प्रत्यास्थ नहीं होगा जितना ये पतली पतली रस्सियां प्रत्यास्थ होंगी। ठीक है, आप इनको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मैं कहता हूं कि एक सिंगल रस्सी आप ऐसा करो, खींचो, थोड़ी देर में टूट जाएगी। आप उस रस्सी को फिर से इधर फिर से इधर, मतलब 3-4 बार ऐसा लपेट करके और उनको ऐसा गोल घुमा दो। अब गोल घुमा करके आप खींचो तो जल्दी नहीं टूटेगा। तो मतलब वो पतली पतली रस्सियां अब अल्टीमेटली कई रस्सियों के सहारे अगर आपने बांट दिया तो उसमें बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारी रस्सियां आ गई जो कि आपके प्रत्यास्थता को बढ़ा रही है, मतलब आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को शेयर कर पा रही है। तो इसीलिए क्रेन से जब किसी धातु को मतलब उठाना होता है किसी चीज को, तो जो धातु की बनी मजबूत रस्सियां होती है उनका ध्यान रखना होता है कि भैया क्या उठा रहे। जितना हेवी आपको उठाना होगा उससे ज्यादा प्रत्यास्थ हमें रस्सी लगेगी, अदरवाइज वो रस्सी टूट जाएगी, है ना।
चलिए, यदि कोई पेड़ अत्यधिक ऊंचा होगा तो वह खुद अपनी वजन से भी टूट सकता है, obvious सी बात है। अब जितना मोटा तना होता है ना, जो मेन रूट के जस्ट ऊपर जो होता है तना, उतनी मोटी ब्रांचेस तो होंगी नहीं, और ब्रांचेस जो बनती हैं उसको भी देखा होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप हाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे या फिर उसके तने से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसके ब्रांचेस की थिकनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो ब्रांचेस हैं, है ना, जो ब्रांचेस हैं उनका घनत्व भी इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है, ठीक है। उनके घनत्व ऐसे ही डिसाइड होते हैं। अगर हमें किसी चीज की कैलकुलेशन भी बनानी होती है, समटाइम्स हमें, अगर मान लीजिए कोई पेड़ है उसका तना मेरे को पता है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, कितने मैक्सिमम हाइट तक होगा तो वो सेफ होगा पेड़, कितने के बाद वो टूट जाएगा, आंधी आएगा तो टूटेगा कि बचेगा, ये सब कुछ ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस बेसिस पे भाई? तो हमने पता किया है कि भैया उसका घनत्व कितना है। अब तना होगा तो तना से जो ब्रांचेस निकल रही है उसकी घनत्व हमें पता चलेगा, घनत्व से हमें मास पता चलेगा। मास पता होने के साथ ही हम पता कर सकते हैं कि भैया ये प्रत्यास्थ सीमा में है या नहीं है। मतलब यदि कोई पेड़ अत्यधिक ऊंचा होगा तो वह खुद अपने वजन से भी टूट सकता है। पेड़ की अधिकतम ऊंचाई को उसके तने का घनत्व और उसकी प्रत्यास्थ सीमा से ही निर्धारित करते हैं। किसी भी पेड़ की कितनी ऊंचाई होगी उसको निर्धारित हम इसी तरीके से करते हैं। जैसा समटाइम्स आपने देखा होगा ना कि लैब में कई सारे हाइब्रिड पौधे तैयार किए जाते हैं। जब वो हाइब्रिड पौधे तैयार किए जाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज को मिक्स की जाती है, जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है मुझे नए प्लांट में, उन सबको हम उठा करके रखते हैं, इस तरीके से हम उसको हाइब्रिड करते हैं। तो उसमें हमें हाइट का भी ध्यान रखना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज हमने उठा करके ऐसा पेड़ बना दिया कि भैया वो इतना लंबा हो गया कि खुद की वजन से टूट रहा है। अब भाई ऐसा होने देने के लिए आपको पहले से ही चीजें डिसाइड करके बताते हैं कि भैया ये ले जाओ, कहते हैं ना कि ये वाला पेड़ लेकर के जाओ, इतनी इसकी हाइट होती है जनरली, है ना, इतना फल देगा, इतने साल चलेगा, रिप्रोडक्शन इतना हो पाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो हाइट का निर्धारण हम इस तरीके से कर सकते हैं कि कितना मोटा उसका तना होगा, उसका घनत्व कितना है, तो उसकी प्रत्यास्थ सीमा कितनी होगी, ठीक। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज जो इसकी यूटिलिटी सबसे बड़ी जो आप कॉमन लाइफ में देखते होंगे, जिसमें से कि आप एक सबसे बेहतर एग्जांपल के तौर पर रख सकते हैं जो हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज में आपको पता है कि नीचे के साइड पे जो पुल के नीचे कोई भी ऐसा पिलर नहीं है, दोनों तरफ से केबल्स के ऊपर उसको हैंग किया गया और वो स्टेबल है। हालांकि इसके बाद बहुत सारे, है ना, आयरन स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे ब्रिजेस अब बनना शुरू हो गए हैं। वो केबल के ऊपर है लेकिन आयरन स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे ब्रिजेस बने हैं जिनको क्या करते हैं, ऊपर के साइड में हैंग कर देते हैं। अब ऊपर के साइड में हैंग करने के लिए आपको वहां पर उसकी प्रत्यास्था तो पता करनी होगी। जैसे अभी आपने ब्रिजेस देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस बनना शुरू हो गए। ये ऐसा ब्रिज बनने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अच्छा एक ही स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, इधर वाला ही, है ना, ये दोनों साइड के लिए होता भी अल्टीमेटली ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे स्ट्रक्चर्स वहां पर डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स वहां पर बनाए जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स बना करके आप कर क्या रहे हो, ये रहेगी रोड इधर साइड से, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बना क्या करते हैं, तो इसको पूरे ब्रिज को अल्टीमेटली हमने इस स्ट्रक्चर पे टांगा हुआ है। तो इसमें हम मुझे इस लोहे के लिए ध्यान में रखना होगा कि इस लोहे की प्रत्यास्था कितनी है। अब कैसे प्रत्यास्था ध्यान में रखेंगे, तो हमें पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि जो पुल बना रहे हैं उसमें हेवी से हेवी कितना ट्रैफिक हो सकता है, या फिर उसमें भारी से भारी कितना वजनी वाहन उसके ऊपर से हम गुजरने देना चाहते हैं। इसके बाद डिसाइडेशन किसके ऊपर आएगी कि भैया ये पुल के अंदर जो मटेरियल आप यूज करोगे वो भी तो कुछ ना कुछ लोड देगा। भाई आपने लोहे का गार्टर लगाया, उसके ऊपर सीमेंट करना शुरू किया, उसके ऊपर रोड बना रहे हैं, तो उसका भी तो वजन आने वाला है ना। जो ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से बनाया था उसका भी वजन आने वाला है। तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें ये डिसाइड करनी होती है कि जो लोहा हम यूज कर रहे हैं उसकी प्रत्यास्था इतनी हो कि उसके ऊपर इतना ज्यादा वजन रखा जा सके। इसके साथ ही साथ आंधी तूफान भी आएंगे भाई, उस दौरान भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, तो उस समय उसमें क्षतिग्रस्त ना हो इसका ध्यान में रखा जाता है। जैसे पुल का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि ट्रैफिक भार आंधी के कारण या बल या स्वयं के भार के कारण अधिक झुकने ना पाए, इसके लिए अधिक यंग प्रत्यास्था गुणांक वाली धातु का उपयोग किया जाता है। हम इसमें यंग मॉड्यूलस का ध्यान में रखते हैं। अधिक यंग प्रत्यास्था गुणांक जिसकी होती है
है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति करके हम निकालते हैं यंग मॉडुलस, उसी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, जल्दी से वो ब्रेक ना हो, अदरवाइज वो इजीली ब्रेक हो सकती है। ठीक है, चलिए, लोहे के गार्टर का अनुप्रस्थ परिच्छेद आई के आकार का होता है। जनरली अगर आप देखेंगे ना तो ये जो लोहे के गार्टर्स लगाए जाते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं। थोड़ा ज्यादा ही अटपटा हो गया। ऐसा ये जो साइड्स हैं आई के, मतलब ये लोहे का गार्टर है। ऐसे गार्टर्स हम इस्तेमाल में ले आते हैं जब हमें ऐसे कहीं पे ब्रिजेस वगैरह बनाना होता है तब कनेक्शंस के लिए। तो ये गार्टर के अंदर ये वाला ये वाला लेंथ जो है यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये कम होता है कंपैरेटिवली ये जो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ है इससे। ठीक है, अब और थोड़ी बहुत चीजें समझते हैं हम जरा। जैसे एक ही ओर बराबर पदार्थ से बना खोखला शाफ्ट और ठोस शाफ्ट की तुलना में प्रत्यास्थता के कारण अधिक मजबूत होता है। इसी कारण से विद्युत ध्रुव खोखले बना जाते हैं। जो खोखला शाफ्ट होगा वो ज्यादा प्रत्यास्थ होगा और जो भारी होगा वो कम प्रत्यास्थ होगा। जो ज्यादा प्रत्यास्थ है उसी का विद्युत ध्रुव बनाते हैं। ज्यादा प्रत्यास्थ कौन होगा? जो खोखला होगा। जो भारी होगा वो कम प्रत्यास्थ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से पृथ्वी के प्रत्यास्थ व्यवहार के कारण, है ना, इसके आधार पर किसी पर्वत की ऊंचाई का निर्धारण किया जा सकता है। एक और पॉइंट समझिए, ये जो पर्वत है, इतने सारे पत्थर अल्टीमेटली हमारी धरती के सतह पर रखे हुए हैं, यही कहूंगा मैं तो पर्वत बनने का मतलब। तो पृथ्वी उतना फोर्स रिटेन्ड कर रही है ना, सहन कर रही है ना, अदरवाइज वो पूरे पहाड़ धंस जाने चाहिए अंदर। तो कितनी हाइट होगी किसी मैं कह सकता हूं किसी पर्वत की कितनी हाइट होगी, ये तक डिसाइड किया जा सकता है प्रत्यास्थता के कारण। कैसे भाई? तो कह रहे हैं ना, पृथ्वी के प्रत्यास्थ व्यवहार के आधार पर ही पृथ्वी पर किसी पर्वत की ऊंचाई का निर्धारण किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पर्वत के द्वारा पृथ्वी पर आरोपित दाब पर्वत के अवलंब प्रदान करने वाले पृथ्वी की प्रत्यास्थता सीमा से कम हो। जो पर्वत ने ये देखिए हमारी पृथ्वी पर ऐसा ये जो पर्वत है, इसने जो दाब लगाया होगा नीचे, ये जो सतह है, इसकी प्रत्यास्थता सीमा से कम होनी चाहिए। इसके द्वारा लगाया गया दाब, ये जो दाब लगाएगा, इसके द्वारा लगाया गया जो दाब है, ये पृथ्वी के प्रत्यास्थता सीमा के, ये जो दाब लगाएगा ये पृथ्वी के प्रत्यास्थता सीमा के कम होना चाहिए। नहीं तो ये पर्वत अंदर धंस जाएगा, ये पर्वत ऐसा अंदर धंस जाएगा। ठीक, पृथ्वी पर किसी प्रारूपी चट्टान मतलब टिपिकल रॉक की प्रत्यास्थता सीमा 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर होती है। टिपिकल रॉक की जो प्रत्यास्थता सीमा होगी वो 3 × 10⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। तो भैया यहीं पर इस सेशन को कर लेते हैं हम अब समाप्त, क्योंकि हमें जो डिस्कस करना था इस टॉपिक के अंदर वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अनुप्रयोग क्या हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए इस सेशन को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। एंड जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ ये पूरे कोर्स कंटेंट NCERT बेसिस है। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपके लिए ये पूरा कोर्स कंटेंट एक्सेसिबल है, क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड्स में भी अब NCERT ही फॉलो होती है। इसके साथ साथ अगर आप IIT, JEE या नीट या फिर CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये पूरे सेशन से एप्लीकेबल है। और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए आप सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है, एंड अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई अनाउंसमेंट आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है।
तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।